हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे अपनी दूसरी बुक का 7वां चैप्टर जन आंदोलन का उदय। इसमें हम पढ़ेंगे कि जन आंदोलन क्या होते हैं, इनके प्रकार कौन कौन से और कौन कौन से आंदोलन हुए, जैसे कि चिपको आंदोलन, दलित पैंथर्स, BKU, ताड़ी विरोधी आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, नेशनल फिश वर्कर्स फोरम, सूचना का अधिकार। और लास्ट में देखेंगे कि इन आंदोलनों से हमने सीखा क्या है, इन जन आंदोलनों को सबक क्या मिले हमें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि आखिर आंदोलन, जन आंदोलन का मतलब क्या है। तो देखिए, जब किसी समस्या या मांग को लेकर बहुत सारे लोगों द्वारा एक साथ आंदोलन किया जाता है तो उसी को जन आंदोलन कहते हैं। जन आंदोलन करने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि गरीबी हो गया, बेरोजगारी हो गया, या फिर कोई ऐसी मांग जो कि लोगों की पूरी ना हो सकी हो, तो उसे पूरी करवाने के लिए लोग आंदोलन का तरीका अपनाते हैं। आंदोलन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है दल आधारित आंदोलन, दूसरा होता है दलों से स्वतंत्र आंदोलन। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, दल आधारित आंदोलन वो होते हैं जो राजनीतिक दल के सहयोग के साथ शुरू किए जाते हैं, यानी ये वह आंदोलन होते हैं जिसमें राजनीतिक दल शामिल होते हैं। ऐसे आंदोलनों को दल आधारित आंदोलन कहा जाता है, जैसे कि नक्सलवाड़ी आंदोलन हो गया। इसके अलावा वह आंदोलन जिसमें कोई राजनीतिक दल शामिल नहीं होता, उन्हें राजनीतिक दलों से स्वतंत्र आंदोलन कहते हैं। ऐसे आंदोलन या तो स्वयंसेवी संगठनों द्वारा किए जाते हैं, आम लोगों द्वारा किए जाते हैं, या छात्रों द्वारा किए जाते हैं। आगे अगर हम देखें तो सबसे पहला आंदोलन जो हमारे पास है वो है चिपको आंदोलन, जो कि एक पर्यावरण आंदोलन था। तो चिपको आंदोलन 1973 में उत्तराखंड में शुरू हुआ। तो हुआ क्या कि आम लोगों ने वन विभाग से ये अनुमति मांगी कि वो अंगू के पेड़ काट सके, ताकि वो अपने जलावन के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए उन लकड़ियों का यूज़ कर सके। तो अंगू के पेड़ काटने को कहा था उन्होंने, नाम याद रखना है आपको। पर वन विभाग ने ये अनुमति देने से क्या किया, मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपको पेड़ काटने की अनुमति नहीं दे सकते। जबकि इसके कुछ दिन बाद ही वन विभाग ने क्या किया कि वो पेड़ काटने की अनुमति एक ऐसी कंपनी को दे दी जो कि खेल की सामग्री बनाया करती थी, यानी खेलने की वस्तुएं वगैरह बनाया करती थी। तो ये सब चीज़ें देखकर लोगों को गुस्सा आया कि वो उस क्षेत्र के अंदर रहते हैं और उन्हें पेड़ काटने की अनुमति नहीं मिली, जबकि सरकार द्वारा किसी बाहर की कंपनी को यहाँ पर पेड़ काटने की अनुमति दे दी गई। तो इसी गुस्से के साथ उन्होंने क्या किया, इस पेड़ कटाई का विरोध करना शुरू किया। विरोध कैसे किया कि वो पेड़ों से चिपक कर खड़े हो जाया करते थे, ठीक है, और पेड़ काटने से रोका करते थे। अब क्योंकि वो चिपक कर खड़े हो जाया करते थे, इसी वजह से इस आंदोलन का नाम क्या पड़ गया, चिपको आंदोलन। इसके जो मुख्य नेता थे वो थे सुंदरलाल बहुगुणा, और इसकी जो मांगे थी वो ये थी कि जल, जंगल, ज़मीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर वहाँ पर रहने वाले लोगों का नियंत्रण होना चाहिए। इसके अलावा सरकार द्वारा छोटी कंपनियों, छोटे उद्योगों के विकास के लिए काम किया जाना चाहिए। साथ ही साथ क्षेत्र के पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास किया जाना चाहिए, यानी इस तरीके से विकास किया जाना चाहिए जिससे कि वहाँ के क्षेत्र को नुकसान ना पहुँचे। और इसी के साथ साथ शराबखोरी के खिलाफ भी महिलाओं द्वारा आवाज़ उठाई गई। इसके परिणाम क्या हुए, इसके परिणाम ये हुए कि सरकार ने अगले 15 सालों के लिए हिमालय के क्षेत्र में पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी। जो नेक्स्ट है वो है दलित पैंथर्स। तो 1972 में महाराष्ट्र में कुछ शिक्षित दलित युवकों ने दलित पैंथर्स नाम से एक संगठन बनाया। अब दलित की, जैसा कि हमें पता है कि वो छोटी जाति से होते, तो इन्होंने इसी के खिलाफ आंदोलन किया कि किस तरीके से दलितों के साथ क्या किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है। और इसी भेदभाव का विरोध करने के लिए उन्होंने क्या किया, आंदोलन किया। पर इनके आंदोलन का तरीका थोड़ा सा अलग रहा। नॉर्मली जैसे लोग रास्तों पर आके रैलियाँ वगैरह करते थे, इन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि इन्होंने क्या किया कि साहित्य, यानी अपनी रचनाओं द्वारा, कहानियों द्वारा, इसके अलावा बड़े बड़े मंचों पर से आवाज़ उठाकर इन्होंने क्या किया, दलितों पर हो रहे अत्याचार को लोगों के सामने रखा, ठीक है, और लोगों से सहानुभूति प्राप्त की, लोगों से समर्थन प्राप्त किया। और इस तरीके से इन्होंने क्या किया, आंदोलन किया। इनकी मांगे क्या थी, इनकी मांगी थी कि जाति के आधार पर जो भेदभाव हो रहा है उसे ख़त्म किया जाए। इसके अलावा संसाधनों के मामले में जो अन्याय हो रहा है, यानी संसाधन किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है, तो उसे भी ख़त्म किया जाए। आरक्षण का कानून, यानी कि जो दलितों को आरक्षण दिया गया उस कानून का ठीक से पालन कराया जाए। साथ ही साथ दलित महिलाओं के साथ जो गलत तरीके का व्यवहार हो रहा है उसे ख़त्म किया जाए, और साथ ही साथ दलितों में शिक्षा का प्रसार किया जाए। इसके परिणाम क्या हुए कि 1989 में दलितों पर हो रहे यानी दलितों पर अत्याचार के लिए जो कानून बनाया गया था उसे और भी सख्त कर दिया गया और एक कड़ा कानून बनाया गया। जो दलित पैंथर्स था वो बाद में जाकर बामसेफ में परिवर्तित हो गया। जो नेक्स्ट आंदोलन है वो हमारा है भारतीय किसान यूनियन, यानी BKU।
तो ये आंदोलन भारतीय किसान यूनियन द्वारा किया गया था। तो भारतीय किसान यूनियन जो है वो हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का एक संगठन है। तो 1988 के जनवरी में बीकेयू के किसानों ने क्या किया कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक धरना दिया। अब इस धरने को देने का मुख्य कारण क्या था? बिजली की बढ़ी हुई कीमतें, यानी जो कीमतें बढ़ा दी गई थी बिजली की, उसी वजह से इन्होंने क्या किया, धरना दिया। इसके जो मुख्य नेता थे वो थे महेंद्र सिंह टिकैत। इनकी मांगे क्या थी कि सबसे पहले तो जो बिजली की कीमतें बढ़ाई गई उन्हें कम किया जाए, साथ ही साथ गन्ने और गेहूं के सरकारी मूल्यों को बढ़ाया जाए। सरकारी मूल्य क्या होता है कि जिस कीमत पर सरकार किसानों से वो गन्ना या गेहूं खरीदती थी, तो उस कीमत को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। साथ ही साथ किसानों के लिए पेंशन की व्यवस्था की जाए और किसानों को बचा हुआ कर्ज माफ़ किया जाए। तो इसकी विशेषताएं क्या रही? इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि लोगों को इकट्ठा करने के लिए इसने जाति का सहारा लिया। इसी के अलावा ज़्यादा संख्या होने की वजह से सरकार पर दबाव बना सके और इन्होंने ज़्यादातर मांगे क्या करा ली, अपनी पूरी करा ली। इस संगठन की सफलता को देखते हुए देश के कई अन्य क्षेत्रों में भी किसान संगठनों का क्या हुआ, उदय हुआ। जैसे कि कर्नाटक में रैयतकारी और महाराष्ट्र में शहतकारी संगठन ने भी ऐसी ही मांगे की। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा ताड़ी विरोधी आंदोलन। तो ये आंदोलन आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले के दुबरघंटा गांव से शुरू हुआ। आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले के दुबरघंटा गांव से शुरू हुआ। इस आंदोलन में यानी वैसे पहले तो शुरू में एक गांव था, पर आगे जाकर इसमें 5000 से भी ज़्यादा गांव की महिलाएं क्या हो गई, शामिल हो गई। इसमें समस्या क्या थी कि देखिए, आंध्र प्रदेश में जो अधिकतर पुरुष थे वो शराब का सेवन करने की लत लग चुकी थी, यानी ताड़ी का सेवन करने की लत लग चुकी थी। इस वजह से क्या हो रहा था कि ग्रामीण इलाकों की अर्थव्यवस्था खराब हो रही थी, परिवारों पर कर्जा बढ़ रहा था, पुरुष काम पर नहीं जाया करते थे और घरेलू हिंसा बढ़ रही थी। और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हो रहा था? महिलाओं को, यानी सबसे ज़्यादा परेशानियाँ इस वजह से महिलाओं को झेलनी पड़ रही थी। आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई? तो देखिए, आंध्र प्रदेश के गाँव में भ्रूण शिक्षा कार्यक्रम चलाया गया। भ्रूण शिक्षा कार्यक्रम का मतलब कि अडल्ट लोगों को पढ़ाना, यानी ऐसी महिलाओं को पढ़ाने की शुरुआत की गई जो शादीशुदा थी या फिर अडल्ट थी। तो कक्षा में आने वाली अधिकतर महिलाओं ने ताड़ी संबंधी शिकायतें की, यानी जो ऊपर सब चीज़ें थी वो सब शिकायतें उन्होंने की, और यहीं से इस आंदोलन की क्या हुई, शुरुआत हुई। इनका जो नारा था वो था कि ताड़ी की बिक्री बंद करो। इसके अलावा इनकी मांगे क्या थी कि शुरू में तो महिलाओं ने सिर्फ एक मांग की कि ताड़ी की बिक्री बंद की जाए, पर आगे जाकर इन्होंने अन्य मुद्दों पर भी चर्चा करनी शुरू की, जैसे कि घरेलू हिंसा ख़त्म की जाए, यौन उत्पीड़न खत्म किया जाए और दहेज प्रथा आदि पर भी इन्होंने क्या की, बात की। अब जो राज्य सरकार थी वो ताड़ी की बिक्री बंद नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उससे उसे टैक्स मिला करता था, पर अंत में जाकर उन्हें ताड़ी की बिक्री क्या करनी पड़ी, बंद करनी पड़ी, और कई गाँवों में इसकी बिक्री पर रोक लगा दी गई। अगला है हमारे पास नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो 1980 के दशक के शुरुआत में जो मध्य भारत में स्थित नर्मदा नदी है, ठीक है, उस पर बांध बनाने की परियोजना पेश की गई। अब जो नर्मदा नदी है वो हमारे देश के गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से होकर गुजरती है। अब इस योजना के अंतर्गत 300 छोटे, 135 मझोले और 30 बड़े बांध बनाए जाने थे। अब इसमें जो दो सबसे बड़े बांध शामिल थे वो था गुजरात का सरदार सरोवर बांध और मध्य प्रदेश का नर्मदा सागर बांध। समस्या क्या थी? समस्या ये थी कि इस बांध परियोजनाओं की वजह से लगभग 240 गाँवों के डूबने का खतरा पैदा हो गया। इससे विस्थापन की समस्या पैदा हुई, यानी जहाँ पर बांध बनते वहाँ से बहुत सारे लोगों को हटाकर कहीं और विस्थापित करना पड़ता, और साथ ही साथ विस्थापन की वजह से संस्कृतियों का विनाश हो जाता, और जो लोग विस्थापित होते हैं उनकी रोजी रोटी छिन जाती और पर्यावरण का भी नुकसान होता। अब सरकार का भी इस पर एक नज़रिया था, ये तो लोगों का नज़रिया था। सरकार ने क्या कहा? सरकार ने कहा कि भाई बांधों को बनाना ज़रूरी है, वरना इसके बिना क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता। साथ ही साथ इस बांधों को बनाने से गुजरात और उसके पड़ोसी देशों में बिजली उत्पादन बढ़ेगा, पीने के पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और सिंचाई सुविधाओं का विकास होगा। साथ ही साथ कृषि की उपज बढ़ेगी और बाढ़ और सूखे जैसी आपदाओं पर रोक लग सकेगी। अब सारी समस्या यहीं से शुरू हुई, क्योंकि दोनों ही अपनी जगह क्या थे, सही थे। एक पक्ष दूसरे पक्ष की तरह बिल्कुल क्या था, सही था। दोनों में से किसी को भी गलत ठहराना संभव नहीं था। मांग क्या की गई? मांग की गई कि देश में चल रही विकास परियोजनाओं के खर्चे की जांच की जाए कि उसके अंदर कहीं घपलेबाजी तो नहीं हो रही। साथ ही साथ ये कहा गया कि क्षेत्र के लिए जब कोई परियोजना बनाई जाए तो उस पर लोगों से सलाह ली जाए जो उस क्षेत्र के अंदर रहते हैं। इसी के साथ साथ परियोजनाओं के कारण जो आजीविका, पर्यावरण और संस्कृति का नुकसान हो रहा है उस पर भी नज़र रखी जाए, और साथ ही साथ विस्थापित लोगों को क्या दिया जाए, पुनर्वास दिया जाए, यानी उन्हें रहने के लिए दोबारा से जगह दी जाए। परिणाम क्या हुए? तो सरकार के भी पक्ष में फैसला है और लोगों के भी। तो न्यायपालिका ने सरकार से कहा कि आप बांध बना सकते हो, ठीक है, आप बांध को बनाओ, और इसके अलावा जो लोग विस्थापित होंगे उन्हें पुनर्वास की व्यवस्था दो, यानी उन्हें सहायता दो ताकि वो अपना क्या कर सकें, पुनर्वास कर सकें। नेक्स्ट जो हमारा आंदोलन है वो है नेशनल फिश वर्कर्स फोरम का। तो जैसा कि हमें पता है कि भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, ठीक है, तो ऐसे में एक विशाल आबादी हमारे यहाँ जो है वो किसकी है, मछुआरों की है। अब मछुआरों की संख्या के रूप में अगर हम देखें तो भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। अब समस्या क्या हुई कि मुख्य समस्या तब शुरू हुई जब सरकार ने
मशीनों द्वारा मछली पकड़ने की अनुमति दे दी। अब इससे हुआ क्या कि देखिए मछलियों की जो संख्या थी वो तो सीमित थी, ठीक है, पर अब मशीनों के द्वारा बहुत सारी मछली एक साथ पकड़ी जा सकती थी, तो उसका सीधा असर किस पर पड़ने वाला था, मछुआरों पर, ठीक है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए और इसका विरोध करने के लिए इन मछुआरों ने एक संगठन बनाया जिसका नाम क्या रखा गया, NFF यानी नेशनल फिश वर्कर्स फोरम, और उन्होंने सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। इसके परिणाम क्या हुए कि 1997 में इन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ एक केस लड़ा जिसमें ये जीत गई, और साथ ही साथ 2002 में जब विदेशी कंपनियों को मछली पकड़ने का लाइसेंस दिया गया तो उस समय भी इन्होंने क्या किया, बड़ी हड़ताल की। नेक्स्ट जो है वो है हमारा सूचना का अधिकार यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन, RTI। तो 1990 में मजदूर किसान शक्ति संगठन, ये संगठन का नाम है मजदूर किसान शक्ति संगठन, ने कहा कि अकाल राहत कार्य और मज़दूरों को दी गई मजदूरी का ब्यौरा चाहिए हमारे को, हमें ऐसा लगता है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ घपलेबाजी की गई है। तो इसको करने का जो मुख्य मोटिव था वो ये था कि जब वहाँ पर सरकारी इमारतें जैसे कि स्कूल, छोटे बांध या सामुदायिक भवन वगैरह बनवाए गए थे, तो लोगों को लग रहा था कि उसके अंदर मजदूरी का घपला किया गया है। अब ऐसा पहले कोई नियम नहीं था कि ये ब्यौरा दिया जाए, पर आंदोलन के दबाव के कारण राजस्थान सरकार ने अपने पंचायती राज कानून में बदलाव किया और उन्होंने नया कानून बनाया कि मांगने पर यह ब्यौरा प्रोवाइड किया जा सकता है। तो इसी के तहत लोगों को वो ब्यौरा दिया गया। तो इससे ये आंदोलन की सफलता हुई, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने मांग की थी कि उन्हें ब्यौरा दिया जाए, रिकॉर्ड्स दिए जाए, और उन्हें वो दिए गए। अब इस चीज़ को देखते हुए इन्होंने सोचा कि ऐसा एक अधिकार हमारे को पूरे देश में मिलना चाहिए ताकि किसी भी तरीके की सरकारी समस्या के समय हम वो क्या कर सके, ब्यौरा मांग सके। तो उन्होंने क्या किया, आगे बढ़कर इस आंदोलन को राजस्थान से बाहर निकाला और MKSS ने एक राष्ट्रीय समिति बनाई, किसके लिए, इसी के लिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन के लिए, और उन्होंने आंदोलन किया और उनकी बात सुन ली गई। 2004 में सूचना के अधिकार का विधेयक पास किया गया और जून 2005 में इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिली और ये क्या बन गया, अधिकार बन गया। सूचना का अधिकार आखिर एग्जैक्टली है क्या, तो इस कानून के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी विभाग से ऐसी जानकारी की मांग कर सकता है जो उस विभाग के अनुसार सार्वजनिक की जा सके, और विभाग का कर्तव्य है कि वो उस व्यक्ति को वो जानकारी प्रोवाइड करे। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी सरकारी या प्राइवेट विभाग से ऐसी जानकारी मांग सकता है जिससे उस विभाग को, जिसे देने में उस विभाग को कोई नुकसान ना हो, और उस विभाग की जिम्मेदारी है कि वो जानकारी वो उस व्यक्ति को दे। लास्ट में हमें देखना है कि जन आंदोलन के सबक क्या है, यानी हमने इनसे सीखा क्या। तो सबसे पहली चीज़ कि इसने दलगत राजनीति की कमियों को दूर किया, ठीक है, जो दल आधारित राजनीति उसके अंदर जो भी कमियां थी उसको इसने क्या किया, दूर किया। इसी के अलावा ऐसी समस्याओं को सामने लाए जिस पर सरकार की नज़र नहीं जाती। तो बहुत सी ऐसी समस्या होती है समाज में जिसको सरकार नहीं देख पाती, तो उन सब पर आंदोलनों की वजह से नज़र जा पाती है। इसी के साथ साथ सभी लोगों को अपनी बात कहने का मौका मिलता है। ऐसे लोग जो कि संख्या में कम हैं और वो राजनीति में सक्रिय नहीं है, वह भी अपनी बात इसके द्वारा कह पाते हैं। साथ ही साथ लोकतंत्र और मजबूत होता है, क्योंकि जब लोगों की मांग पूरी होती है तो उनका लोकतंत्र पे विश्वास बना रहता है। इसके अलावा जन आंदोलन लोकतंत्र में समस्या नहीं बल्कि सहायक है, क्योंकि ये लोकतंत्र को और ज़्यादा मजबूत बनाते हैं और साथ ही साथ लोगों में जागरूकता बढ़ती है, यानी वो और ज़्यादा क्या होते हैं, एम्पावर होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज चैप्टर। थैंक यू. Subscribe the channel if you want to see the more videos like this.